हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया है। ये एक केस चल रहा था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के बीच, और करंट में जो गवर्नर थे वो आर एन रवि जी थे। तो हो क्या रहा था, इस केस का बैकग्राउंड क्या है कि तमिलनाडु गवर्नर क्या करते थे कि जो 10 बिल्स भेजा गया था उसको विथहेल्ड कर ले रहे थे, ना ही एसेंट दे रहे थे ना ही रिजेक्ट कर रहे थे। ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 200 के तहत ये अपना जो है 200 के तहत ये जो है ना विथहोल्ड ना एसेंट दे रहे थे और ना ही रिजेक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद जो वहाँ का लोकल गवर्नमेंट था वो बिल को फिर से पास कराकर री इनेक्ट करके बिल को सेंड कर दे रहा था वापस। और इससे हो क्या रहा था कि जो गवर्नर है वो एसेंट ग्रांट करने के बजाय या फिर वापस रिटर्न करने के बजाय वो क्या कर रहे थे, प्रेसिडेंट को रिफर कर दे रहे थे। ठीक है। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है इरोनियस इन लॉ। ठीक है, यानी कि गवर्नर जो है ये अब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो अंडर आर्टिकल 200 यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और गवर्नर किसी भी बिल को इनडिफिनिट टाइम के लिए डिले नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या टाइम फ्रेम सेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और साथ ही जो गवर्नर टॉपिक है उसको भी आज कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये करंट का है तो करंट में जितने भी एग्जाम्स बनेंगे उसमें गवर्नर टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या टाइम फ्रेम सेट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का की ऑब्जर्वेशन क्या रहा है गवर्नमेंट एसेंट बिल 2024 का जो रूलिंग आया है उस पर। ठीक है। तो गवर्नर इसको बोला है कि गवर्नर मूव्स टू रिजर्व सुप्रीम कोर्ट इसको बोला है कि बिना कोई वैलिड रीजन के इसको रिजर्व कर लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्रेरी है। ठीक है। तो इलीगल एंड आर्बिट्रेरी एक्शन है गवर्नर का। सेकंड, ऑटोमेटिक एसेंट इफ रिप्रेजेंटेड। अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेम बिल को वापस से पास करता है तो इसको ऐसा माना जाएगा कि इसको एसेंट ऑटोमेटिकली मिल गया फ्रॉम द डेट इट वाज रीपास्ड। ठीक है। तो ऑटोमेटिक एसेंट मिल जाएगा। नो डिसक्रिएशन अंडर 200। तो गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ COM when dealing with bills. डिस्क्रेशनरी पावर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज नॉट परमिटेड, यानी कि डिस्क्रेशनरी पावर आपका नहीं दिया जाएगा। अब आर्टिकल 200, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। नो अब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो। तो जो गवर्नर है उसको बिल को इनडिफिनिट टाइम के लिए डिले नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो भी इनएक्शन होगा वो अगेंस्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के, फेडरलिज्म के और लेजिस्लेटिव सुपरमेसी की। अच्छा, यहाँ एक टर्म आया है फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म। तो बताइए कि फेडरलिज्म का दो दो और तीन एग्जाम्पल बताइए जिससे पता चले कि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसमें सिनेरियो देख लेते हैं कि टाइम लिमिट क्या प्रिस्क्राइब किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है आज तक जो है, अभी तक ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं आया था। इससे भी पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आर्टिकल क्या बोलता है। ठीक है। तो जैसे जो आर्टिकल 200 है, आप आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को क्या रूल है, क्या गवर्नर का पावर है? बिल्स को आइदर वो एसेंट दे सकता है, ग्रांट एसेंट, विथ होल्ड एसेंट, या फिर रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। एक और इसमें ऑप्शन आता है रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन विथ सम चेंजेस, जो भी कमेंट करेंगे उनके अकॉर्डिंग चेंज करके। ठीक है। और चौथा जो है रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर जो है फॉलोइंग एक्शन ले सकता है, या इधर उसको एसेंट देना है, या एसेंट विथ होल्ड करना है, या फिर रिटर्न कर देना है विथ सम कमेंट्स। ठीक है। या फिर रिजर्व कर देना है बिल को प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। ठीक है। आर्टिकल 201 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट वीटो पावर ऑन बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर। तो आर्टिकल 201 के तहत प्रेसिडेंट कैन अप्रूव द बिल, अप्रूव कर सकता है
विथहोल्ड है, एसेंट विथहोल्ड कर सकता है, लेकिन मनी बिल के केस में ये सब आर्टिकल 2 इसमें प्रेसिडेंट के वीटो पावर के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 200 में आप देखेंगे, 201 में आप देखेंगे इसमें कि एसेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, या फिर मनी बिल के केस में अगर प्रेसिडेंट जो है एसेंट विथहोल्ड करते हैं तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को टू सेंड द बिल बैक टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, सॉरी, नॉन मनी बिल के केस में। मनी बिल के केस में क्या होगा, 6 मंथ के अंदर इनको एक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, नॉन मनी बिल। आप ऐसे समझिए ना, मनी बिल में तो इन लोगों का कोई होता नहीं है। जैसे कि मनी बिल के केस में क्या होता है कि लेजिस्लेचर का ही रोल जो है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि नॉन मनी बिल, इसलिए नॉन मनी बिल यहाँ बताया जा रहा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो वीटो पावर आर्टिकल 201 में क्या बोलता है कि अगर नॉन मनी बिल है तो उसको जो है प्रेसिडेंट के पास अगर आप भेज रहे हैं तो प्रेसिडेंट वापस जो है गवर्नर को भेजेगा, और जो लेजिस्लेचर होगा उसको 6 मंथ में इस पे वर्क करना होगा, 6 मंथ में एक्शन लेना होगा। और अगर फिर वापस पास करके भेजा जाता है तो इसको प्रेसिडेंट के लिए फाइनल अप्रूवल के लिए विद इन 6 मंथ में आपको रीसबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एक आर्टिकल 142 है। आर्टिकल 200 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा नॉन मनी बिल और मनी बिल में। ठीक है, आर्टिकल 142 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट प्लेनरी पावर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। इस आर्टिकल का भी इसमें यूज हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें जुडिशियल ओवरसाइट को इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि अगर जो टाइम फ्रेम दिया गया है उस टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करते हैं गवर्नर, तो उन पे भी जो है आर्टिकल 142 इन्वोक किया जाएगा और बिल को एज अ मतलब पास्ट माना जाएगा और कंसेंट अप्रूव्ड माना जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा किस आर्टिकल के तहत ऐसा माना जाएगा, जुडिशियल ओवरसाइट या जुडिशियल रिव्यू का केस आएगा तो आर्टिकल 142। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई और आर्टिकल अगर आपको ध्यान में हो तो आर्टिकल जो है 207, एक आर्टिकल 207 को भी देख लेते हैं। इसमें यह है कि नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द असेंबली विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। यानी कि कोई भी बिल इस लाइक एक्सेप्ट मनी बिल अगर आपको असेंबली में इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें गवर्नर का रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, गवर्नर का रिकमेंडेशन चाहिए, ध्यान रहेगा। तो आर्टिकल 200, 201, 207 एंड 142। अब देख लेते हैं जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहां बताता है कि अगर जो है आप विथहोल्ड करते हैं एसेंट को और रिजर्विंग अ बिल विथ सीओएम एडवाइस, रिजर्व करते हैं बिल को, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, मैक्सिमम 1 मंथ आप कर सकते हैं। अगर आप विथहोल्ड करते हैं एसेंट विदाउट सीओएम एडवाइस, सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना अगर आप एसेंट को विथहोल्ड करते हैं तो आपको बिल को 3 मंथ के अंदर में रिटर्न करना ही करना है। ठीक है, और अगर बिल रीपास्ट करता है असेंबली तो गवर्नर मस्ट गिव एसेंट विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर गवर्नर को एसेंट देना जरूरी है। ठीक है, यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से बिल को रिजर्व करते हैं तो 1 मंथ के लिए मैक्सिमम आपके पास टाइम रहेगा, विदाउट सीओएम एडवाइस तो 3 मंथ के लिए, और अगर असेंबली उसको फिर से पास करता है तो आपको 1 मंथ में एसेंट देना ही होगा। और यहीं पे जुडिशियल ओवरसाइट को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइंस को फॉलो नहीं किया जाएगा जो ऊपर में दिया गया है तो उस केस में गवर्नर का जो एक्शन होगा वो जुडिशियल रिव्यू के लिए, मतलब उनके एक्शन को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 142 ये इंश्योर करेगा जस्टिस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके तहत इस बिल को पास्ड माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन है उसको गवर्नर फॉलो नहीं करते हैं तो आर्टिकल 142 के तहत इसको पास्ड माना जाएगा टू इंश्योर जस्टिस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हो गया, तो टाइम फ्रेम समझ गए क्या
रीजंस था, क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना पड़ा, ये देख लिए। अब हम लोग गवर्नर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चूंकि ये गवर्नर से रिलेटेड है तो गवर्नर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नर देखेंगे आप आर्टिकल 153 टू 162 में मेंशन है। ठीक है, इसी तरह आप बताइए प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है। ठीक है, अब देखिए 152 टू 162 ध्यान रखिएगा। उसके बाद गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, जैसे प्रेसिडेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड सेंटर का। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सेम वही होगा, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर एज होना चाहिए मिनिमम, किसी भी सदन का, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी सदन का वो मेंबर नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना चाहिए। अब यहाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक कंसेप्ट आता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आप जिस पद पे हैं इसके अलावा किसी और पद से आपको किसी भी तरह का, नॉट ओनली मॉनेटरी प्रॉफिट, केवल मॉनेटरी लाभ नहीं, किसी भी तरह का अगर आप सरकारी लाभ ले रहे हैं तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत आपका जो करंट पोस्ट है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन क्या किए थे, लास्ट इलेक्शन से पहले की बात है, जब हेमंत सोरेन रिजाइन देकर जो है रिजाइन दे दिए थे, तो हेमंत सोरेन क्या किए थे, अपने नाम पे एक इनका माइनिंग कंपनी था, माइनिंग कंपनी था, और उसी माइनिंग कंपनी पे खुद ही माइन एक अलॉट कर लिए थे उस कंपनी को। इसी तहत इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत इनका जो है डिस्क्वालिफिकेशन इनको कर दिया गया था। कौन करता है, तो आप जो है इसमें स्पीकर कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फाइल करता है कंप्लेन तो वहां से हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। अब अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट आपका 155 एंड 156 में है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा ये बताइए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे और कौन कौन सा पोजीशन है जो लाइक प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होल्ड होता है। जैसे एक तो हो गया आपका गवर्नर, गवर्नर एक हो गया, इसके अलावा और 5 होता है, 4 होता है, वो आप बताइए कौन कौन पोजीशन है जो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे उनका ऑफिस होल्ड करता है। नॉर्मली 5 ईयर होता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इन बिटवीन कभी भी उनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 में आता है, उसमें ये बताया जाता है कि कोई व्यक्ति गवर्नर जो है 2 और 2 से अधिक राज्य का हो सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत, 90 गवर्नमेंट एक्ट के तहत, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक्ट 1956 में एक गवर्नर जो है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का गवर्नर हो सकता है। ओथ की बात करें तो आर्टिकल 159 है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर उनके अब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज जो है शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला केस था उसमें एक गवर्नर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी डिफेंस आर्मी चीफ या फिर जो आईएएस आईपीएस होते हैं सिविल सर्वेंट, ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल भी इसके अंडर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं गवर्नर का पावर। तो जो गवर्नर का पावर है उसको देख लेते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, तो एग्जीक्यूटिव पावर है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, साथ ही अदर मिनिस्टर को भी, एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पीसीएस, एक्ट एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। ये एक्स ऑफिसियो होता है किसी भी राज्य में। आप देखेंगे कि जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं उनका चांसलर कौन होता है, तो गवर्नर होता है। मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ स्टेट पीसीएस, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इनको अपॉइंट करते हैं, साथ ही स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में एक्ट करते हैं।
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है। तो लेजिस्लेटिव पावर आप देखेंगे कि समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। अब समन, प्रोरोग और डिजॉल्व क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर देखिए डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। देखिए समन का मतलब होता है COMMONS। समन्स का मतलब होता है कि जो जो प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है स्टेट के केस में, तो ये पार्लियामेंट या असेंबली दोनों को हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं। तो अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है असेंबली को सेशन के लिए कॉल करते हैं। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति क्या करते हैं समन में कि पार्लियामेंट को मीट करने के लिए, सेशन के लिए कॉल करते हैं। ठीक है। और 2 सेशन के बीच 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि समनिंग द बजट सेशन, मान लीजिए बजट सेशन आ रहा है तो उसको सबसे पहले समन कौन करेगा, तो गवर्नर करेंगे स्टेट के केस में और प्रेसिडेंट करेंगे सेंटर के केस में। ठीक है। विथ इसमें ये भी है कि इसमें आपको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस लेना होता है। और ये आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 85 क्लॉज 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट वाला। ठीक है। तो समन का मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेशन को कॉल करने के लिए हम लोग समन का यूज करते हैं। ठीक है। प्रोरोग का मतलब होता है किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन को इंड करने के लिए। देखिए 2 टर्म होता है, एक होता है प्रोरोग और एक होता है आपका एक जो, ये तो प्रोरोग जो है परमानेंट बेसिस पे होता है, एक होता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मतलब वो टेम्प्रोरी बेसिस पे सेशन को इंड होता है, किया जाता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के एडवाइस पे प्रोरोग जो है, प्रोरोग का मतलब पार्लियामेंट्री सेशन को खत्म करना। अब इसमें क्या होगा, जितने भी पेंडिंग नोटिस होंगे वो लैप्स कर जाएंगे। नोटिस ध्यान रखिएगा, पेंडिंग नोटिस लैप्स कर जाएंगे और बिल जो पेंडिंग होंगे वो अगले सेशन के लिए कैरिड आउट हो जाएंगे। ठीक है। डिजॉल्व का मतलब होता है कि अब पूरे लोकसभा को या पूरे सदन को परमानेंटली डिजॉल्व कर देना और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन के बाद एक नया सेशन आएगा। ठीक है। यानी कि डिजॉल्व का मतलब परमानेंटली वो सरकार ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें इफेक्ट में क्या रहेगा, तो जितने भी पेंडिंग बिल्स होंगे वो लैप्स कर जाएंगे एक्सेप्ट मनी बिल। यह ध्यान रखना है कि डिजोल्यूशन में भी मनी बिल जो है लैप्स नहीं करता है, बाकी सारी बिल्स लैप्स कर जाएंगे। अगर मनी बिल पेंडिंग है राज्यसभा में तो वो आपका लैप्स नहीं होगा और इसके बाद क्या होगा, फ्रेश इलेक्शन कराया जाएगा। ठीक है। तो समन का मतलब एक नए सेशन को स्टार्ट करना। प्रोरोग का मतलब सेशन को एंड करना, हाउस को नहीं। और डिजॉल्व का मतलब पूरे हाउस को एंड करना और एक नया फ्रेश इलेक्शन कराना। ठीक है। तो ये तीनों का मतलब समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। लेजिस्लेटिव पावर तो देख लिए। एड्रेस द फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ईच ईयर। आर्टिकल 176 में ये मेंशन है कि जो भी पहला सेशन होगा इलेक्शन के बाद उसको एड्रेस करेंगे गवर्नर, और उसके साथ साथ प्रत्येक साल पहले सेशन को भी एड्रेस करेंगे। गिव एसेंट, विथहोल्ड और रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200 में जो लिखा हुआ है। ये 3 लेजिस्लेटिव पावर हो गया। जुडिशियल पावर की बात करें तो आर्टिकल 161 के तहत इनको पावर है पार्डन ग्रांट करने का, रिप्राइव ग्रांट करने का, रिस्पाइट और रेमिशन ग्रांट करने का, एक्सेप्ट फॉर डेथ पेनाल्टी केसेस फेयर ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन। ठीक है। तो पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन, ये 4 चीज ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन डेथ पेनाल्टी केसेस को ये ग्रांट नहीं कर सकते। उसमें केवल जो है प्रेसिडेंट ही एक्ट करेंगे। इमरजेंसी पावर की बात करें तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल जो आता है तो वहाँ गवर्नर जो है एज्यूम कर लेता है पावर ऑफ द स्टेट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 213, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं विथ लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन। जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं हो तो वहाँ अगर ऑर्डिनेंसेस के को पास कराना हो तो उसमें आप गवर्नर के थ्रू ही पास होगा। ये आर्टिकल 213 में है। ठीक है। अब देखिए जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमीशंस बने, गवर्नर के एक्ट पे जो कमेंट किए उसको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, वनडे एग्जाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस बना है।
तो देखिए जो सरकारिया कमीशन था 1983 में बना था। सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन था कि गवर्नर जो होना चाहिए वो आउटसाइड स्टेट से होना चाहिए, और नो रिसेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई रिसेंट मतलब 2 साल तक कोई रिसेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, और अपॉइंटमेंट से पहले सीएम को कंसल्ट करना होगा। ये कौन बताया था? तो ये जो है आपका सरकारिया कमीशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया था। ठीक है, तो सरकारिया कमीशन आपको क्या बोलता है कि गवर्नर जो है उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियस है नहीं होने से ही ज़्यादा स्मूथ वे में आपका जो है डेली बेसिस का जो बिजनेस होगा वो चल पाएगा। ठीक है, अदरवाइज हर एक पॉइंट पे अभी देखेंगे कि अलग अलग स्टेट के होने के बावजूद भी हर पॉइंट पे कन्फ्लिक्ट हो ही रहा। तो ये था सरकारिया कमीशन, जो ये बताया था कि 2 साल तक, एटलीस्ट 2 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स में उनको इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, और वो जो है एक ब्रिज का काम करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच, न कि एजेंट का काम करेंगे सेंटर का। तो इस पे क्वेश्चन भी बन चुका है कि कमेंट करना था गवर्नर का रोल एज एन एजेंट ऑफ सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरकारिया कमीशन। इसके बाद आता है पुंची कमीशन 2007 में। पुंची कमीशन जो बोलता है कि गवर्नर का टर्म जो है फिक्स होना चाहिए 5 साल, एंड शुड नॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्ररीली एक्सेप्ट अंडर इम्पीचमेंट लाइक प्रोसीजर। जो पुंची कमीशन है ये बोलता है कि इसका जो टर्म होना चाहिए गवर्नर का वो फिक्स होना चाहिए 5 साल, और बीच में आर्बिट्रेरी यानी कि अपने मन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बेसिस पे विदाउट एनी लाइक प्रॉपर रीजन हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको नहीं माना गया। और इसमें आप देखेंगे कि ये बोलते हैं कि इम्पीचमेंट लाइक प्रोसीजर होना चाहिए, जैसे अब प्रेसिडेंट क्या देखते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करते हैं, यानी कि रिमूवल बाय प्रेसिडेंट शुड हैव क्लियर ग्राउंड एंड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि किस बेसिस पे आप हटा रहे हैं उसका एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, और जो आपका डिसीजन है हटाने का उसका जो है जुडिशियल रिव्यू भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल के टाइम जो गवर्नर का रोल है, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है ना 356 के तहत, तो उसमें गवर्नमेंट ही पूरा सरकार चलाता है। तो इसमें पुंची कमीशन में बोला गया था कि गवर्नमेंट के रूल को मिनिमाइज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट शुड नॉट बी बर्डनेड विद द रोल ऑफ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। यह भी बोला गया कि अलग से एक चांसलर का भी रोल उनको नहीं दिया जाना चाहिए। तो जितना भी रोल है उसमें कुछ ना कुछ ये ड्रॉबैक निकाल दिया पुंची कमीशन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ARC आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट ARC और सेकेंड ARC दोनों के प्रेसिडेंट कौन कौन थे, कमेंट में बताइए। नॉन पॉलिटिकल रोल और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये जो है इसमें ये ही बताया गया कि पॉलिटिकल प्रेशर में गवर्नर को एक्शन नहीं लेना चाहिए, और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड होना चाहिए। राजमन्नार कमेटी जो कि सेंटर तमिलनाडु के DMK गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए, ये भी क्रिटिसाइज करता है गवर्नर ऑफिस को, जो कि सेंटर के द्वारा काफ़ी मिसयूज किया जाता है, और सजेस्ट करता है कि गवर्नर शुड बी इलेक्टेड इंस्टेड ऑफ अपॉइंटमेंट। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा कमिटी जो है रिकमेंड किया था कि जो गवर्नर का पोजीशन है वो इलेक्टेड होना चाहिए रेदर देन सेलेक्टेड और अपॉइंटेड, और इसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए गवर्नर के लिए ताकि लिमिट सेंट्रल मिसयूज हो। अब देखते हैं NCRWC, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2000 में आता है। इस समय जो थे जस्टिस MN वेंकट चलैया थे, काफ़ी फेमस जस्टिस थे MN चलैया। MN वेंकट चलैया जो थे इसमें बोलते हैं कि आर्बिट्ररी जो रिमूवल होता है गवर्नर का वो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी अ न्यूट्रल पर्सन एंड नॉट एफिलिएटेड विथ पॉलिटिक्स। ठीक है, पैनल बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए, और इस पैनल में कौन कौन रहेगा, तो इस पैनल में PM रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे, CM रहेंगे, और स्पीकर रहेंगे असेंबली के। ठीक है, तो PM, होम मिनिस्टर, CM और स्पीकर असेंबली के।
तो इस तरह से ये 5-6 कमिटी है जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए गवर्नर टॉपिक को एक बेसिक वे में, चूँकि करंट में आया था इसलिए थोड़ा इसको क्रिस्प वे में हम लोग डिस्कस किए हैं। बाकी जैसे जो लेक्चर चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।